ओम केम केतवे नमः। दोस्तों, ये मंत्र केतु देव के लिए किया जाता है। 17,000 मंत्र करने से केतु देव कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाते हैं। 108 बार अगर ये डेली किया जाए तो तकरीबन 158 डेज यानी 5 महीने के आसपास में कंप्लीट हो जाता है। इसे आप किसी भी कृष्ण पक्ष में स्टार्ट कर सकते हैं और केतु देव का मंत्र सूर्यास्त के बाद स्टार्ट करना चाहिए। किसी भी ट्यूसडे को आप ये मंत्र स्टार्ट कर सकते हैं और 5 महीने के लिए कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपकी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या कुंडली में केतु बहुत अच्छे योग कारक ग्रह हैं या मान लीजिए मारक स्थिति में है तो आप इसका मंत्र कर सकते हैं। दोस्तों, ये केतु देव जो होते हैं, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया, राहु और केतु देव की जो स्टोरी बताई थी, केतु देव रिप्रेजेंट करते हैं स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट, या मान लीजिए जो भी चीज़ें हम डिज़ायर करते हैं, जैसे शुक्रदेव हमारे में डिज़ायर्स पैदा करते हैं तो उनका हम उन्हें छोड़ दें, डिटैचमेंट, वो भी केतु देव कराते हैं। ये हमारा इंटरेस्ट ओकल्ट नॉलेज जैसे एस्ट्रोलॉजी में है, या मान लीजिए अकेले रहना हो या आश्रम में रहना हो, वो भी केतु देव करवाते हैं। किसी भी इंसान को जो उसका नाम सम्मान उसको ऊंचाइयों तक ले जाने का काम भी केतु देव करते हैं। यही ये इंसान को विजडम और स्पिरिचुअल नॉलेज और तंत्र के ऊपर जो साधना लोग करते हैं वो भी ये कराते हैं। तो दोस्तों, किसी भी ट्यूसडे को आप ये स्टार्ट कर सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं तकरीबन 5 महीने में। आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन 11 की तरफ। लेसन 11 में हम ये जानेंगे कि कोई भी ग्रह अगर युति बना लेता है सूर्य देव के साथ तो वो सूर्य से अस्त हो जाता है। मान लीजिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई भी जातक या जातिका अमावस्या को पैदा हुआ हो या हुई हो तो उसे अमावस्या दोष कहते हैं, यानी सूर्य के साथ चंद्र की युति हो। अगर मान लीजिए सूर्य के डायरेक्टली ऑपोजिट चंद्र हो किसी भी कुंडली में तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चा या वो जातक जातिका पूर्णिमा को पैदा हुआ है। तो दोस्तों, सूर्य के साथ चंद्र अगर 12 डिग्री के डिफरेंस पे हो, यानी उसके अंदर ही हो, मान लीजिए सूर्यदेव को हमने माना 20 डिग्री का और चंद्रदेव मान लीजिए 15 डिग्री के हों, यानी 5 डिग्री का डिफरेंस हो गया इनमें, तो हम इसे अस्त मानेंगे। और वहीं अगर डिग्री डिफरेंस 12 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब चंद्र में बल है, वो सूर्य से पूरी तरह से अस्त नहीं है। अब सूर्य के साथ अगर मंगल देव हों, युति बना लें किसी भी घर में, तो 17 डिग्री के डिफरेंस के अंदर अंदर अस्त माने जाएंगे। वहीं अगर बुध देव हों और बुध देव 13 डिग्री के अंदर युति बना के हों किसी भी घर में सूर्यदेव के साथ तो उन्हें भी अस्त माना जाएगा। वहीं पे हम बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव 11 डिग्री के डिफरेंस के अंदर हों तो अस्त माना जाएगा। शुक्रदेव अगर 9 डिग्री के डिफरेंस पे हों तो उसको भी अस्त माना जाएगा। और वहीं पे अगर सूर्य के साथ शनिदेव 15 डिग्री के डिफरेंस पे हों तो उसे भी अस्त माना जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि सूर्य और शनि अपने आप को शत्रु मानते हैं, क्योंकि सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं लाइट और शनि रिप्रेजेंट करते हैं डार्कनेस। तो 15 डिग्री के डिफरेंस पे इनको भी अस्त माना जाएगा, यानी सूर्य ने इसको ग्रहण लगा दिया, इस ग्रह को ग्रहण लगा दिया है। अब मान लीजिए अगर कोई भी ग्रह, मान लीजिए सूर्य 20 डिग्री पे हों और मान लीजिए शनिदेव 1 डिग्री के हों, तो ये भले ही इनमें बल नहीं है लेकिन ये अस्त नहीं माने जाएंगे शनिदेव के साथ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु देव की और केतु देव की। अब राहु देव या केतु देव सूर्य के साथ हों या किसी भी और ग्रह के साथ हों, जैसे चंद्र के साथ हो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि के साथ, तो ये उल्टा सभी पे ग्रहण लगा देते हैं। और राहु और केतु छाया ग्रह हैं तो इसलिए इनके जो भी फल मिल रहे हैं, मान लीजिए सूर्य के जो
सूर्य देव हैं वो हमें कितना मान सम्मान मिलता है, या मान लीजिए हम सरकारी नौकरी में काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं, तो उसके कारक होते हैं। तो राहु अगर उनके साथ बैठ जाएंगे तो वो उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करेंगे। ये भी देखना होगा कि राहु कुंडली में मारक हैं या योग कारक हैं, किस घर में बैठे हैं और ये फल किस घर का हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल ये इनके ऊपर ग्रहण लगा देंगे, चाहे राहु देव हो चाहे केतु देव हो, क्योंकि अगर केतु सूर्य के साथ बैठेंगे तो राहु वैसे भी सातवीं दृष्टि से उस घर को देख रहे होंगे। लेकिन ये जो युति का जो अस्त होने वाली बात है, ये केवल युति के साथ होती है, दृष्टि संबंध अलग चीज़ है। अब दोस्तों यहीं पे हम बात करते हैं कि राहु और केतु, आप जानते हैं कि ये हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, यानी ये उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। तो जैसे हमने ये 20 और 15 डिग्री की बात की थी चंद्रदेव के साथ, या शनि के साथ 20 और 1 डिग्री की बात की थी, तो इनके उल्टा डायरेक्शन के चलने की वजह से आपको ये देखना है कि ये कितने डिग्री के हैं और जिस पे ग्रहण लगा रहे हैं वो कितने डिग्री के हैं। उदाहरण के तौर पे अगर सूर्यदेव 5 डिग्री के हैं और राहुदेव 25 डिग्री के हैं, तो सूर्यदेव जिस डायरेक्शन में चलते हैं ये उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, यानी उस घर में सूर्यदेव 5 डिग्री आगे बढ़ चुके हैं और उसी घर में राहुदेव उल्टी डिग्री में 25 डिग्री पीछे जा चुके हैं, और एक घर में 30 डिग्री होता है, जो लगन कुंडली होती है एक घर 30 डिग्री का होता है, यानी ये सूर्य और राहु बिल्कुल आसपास हैं। और वहीं अगर मान लीजिए राहुदेव 5 डिग्री के हों और जो सूर्यदेव है 5 डिग्री के हों और राहुदेव भी 5 डिग्री के हों, इसका मतलब ये है कि ये अभी 30 डिग्री टोटल में से अभी 5 ही डिग्री आगे बढ़े हैं और वो 5 ही डिग्री पीछे आए हैं, यानी अभी भी उनके अंदर तकरीबन 20 डिग्री की दूरी है। तो इस युति में मान लीजिए राहु और मंगल देव की ऐसी युति हो जो अंगारक योग का निर्माण करती है, तो उस योग की या उस दोष की बल में काफ़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का डिग्री डिफरेंस ही काफ़ी ज़्यादा हो गया। वहीं अगर उनका 5 और 25 डिग्री का अंश बल हुआ, ये सिर्फ राहु केतु की बात हो रही है क्योंकि वो रेट्रोग्रेड है, तो इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन आसपास ही हैं या बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वही योग या दोष काफ़ी ज़्यादा फलित माना जाएगा। तो दोस्तों आज हमने केतुदेव के बीज मंत्र के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि एक ही घर में अगर सूर्य के साथ कोई दूसरे ग्रह हो तो अस्त हो जाते हैं, तो कितनी डिग्री पे उनके उसके अंदर अंदर होने पे उनको अस्त माना जाएगा। और वहीं राहु और केतु उल्टा सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं और दूसरे भी ग्रहों पे भी ग्रहण लगा देते हैं, और उनका क्या कितनी डिग्री के डिफरेंस पे वो ये ग्रहण लगाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया लेसन आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप डायरेक्टली इस लेसन पे आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे लेसन्स को एक एक करके देखें, और कोई लेसन नहीं समझ में आएगा तो उसे दोबारा देखें ताकि वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे जल्दी मिलेंगे नए लेसन में। आपका बहुत बहुत आभार।